कई घोटाले हैं। धान का घोटाला तो अभी आ ही रहा है, इसी तरह आलू का घोटाला हो रहा है। आलू 50 पैसे किलो बिका है। अब भावंतर के उसमें किसके जा रहा है, कितने को दिया, उसमें भी इसी प्रकार के घोटाले चल रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। घोटालों की तो कोई कमी नहीं सरकार में, लेकिन जहाँ तक बजट का सवाल है, काफ़ी डिस्कशन हुआ। मुख्यमंत्री जी 3 घंटे तक बजट पढ़ा और 2.5 घंटे जवाब दिया। लेकिन बजट में है क्या, असलियत क्या है? असलियत यह है कि हरियाणा को कर्जे में डुबाने का काम किया है आज, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुल 21,000 करोड़। इसका मतलब ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बना सकते, जो कह रहे हैं हर जिले में बनाएंगे, ना कोई और चीज़ कर सकते, कोई आईएमटी नहीं डेवलप कर सकते। सवाल इस बात का है, आज ये बताना चाहिए था इनको, 11 साल हो गए हरियाणा में एक मेट्रो का नया पुल नहीं लगा, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनी, एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं आया, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। फिर कहाँ गया? 76,000 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे और 65,000 के करीब उसमें ब्याज और मूल चुका रहे हैं। 10,000 यहाँ बचा, एस्केलेटेड है। 21,000 करोड़ भी एस्केलेटेड है हर बार ही। आप पूरे, मेरे पास तो ईयर वाइज रिकॉर्ड है, लेकिन अभी लंबी कहानी बनेगी। हर बारी एस्केलेटेड दिया है, 5-6 से 10,000 करोड़ कमी रेवेन्यू और वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहाँ है पैसा इनके पास, जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? जो इनका संकल्प पत्र है, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। मेरे पास वो भी है। और जैसा कर्जे में डुबाने का काम कैसे किया इन्होंने, 2-3 बात जरूर आपके इसमें लाऊंगा। स्टेट लायबिलिटीज जो है, स्टेट डेब्ट जो है, उसमें इंटरनल डेब्ट इन्होंने बताया 3,91,345 करोड़। बजट 26-27 का है ये। और स्मॉल सेविंग जो है एस्टिमेटेड 50,000 करोड़। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो 68,995 करोड़। 25-26 के बजट स्पीच में चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है। एडिशनल लायबिलिटी जो है, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सब्सिडाइज फॉर, वो वही है 40,193 करोड़। कुल 5,56,623 करोड़। तो भी कहते हैं नॉर्थ में चल रहे हैं हम। सीएजी ने लिखा, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट स्मॉल सेविंग के बारे में लिखा है। सीएजी रिपोर्टेड दैट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस इज इतने ऑन मार्च एंडेड। 36,000 उस टाइम थी, तो उस टाइम 36,000 थी। उसके बाद हर साल 3,000 से 5,000 तक बढ़ाते हैं, तो 50,000 वो हमने किए। और सीएजी ने कहा, सी हैज स्टेटेड दैट वेयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेबल बाय द गवर्नमेंट, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट डेप्ट। अकॉर्डिंगली स्मॉल सेविंग आर इंक्लूडेड इन द स्टेट डेप्ट। ये कहते हैं ना, स्मॉल सेविंग है स्टेट डेप्ट में नहीं काउंट करते हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज का है, जो मैंने आपको फिगर दी है 68,995 करोड़, उसमें आरबीआई वर्किंग ग्रुप हैज रिकमेंडेड दैट गारंटी इशूड शुड बी 5% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड और 0.5% ऑफ जीएसडीपी, विच इज लेस, बट इन हरियाणा स्टेट गारंटी आर मोर देन 5% ऑफ जीएसडीपी। ये कहते हैं ना नॉर्म्स है, यहाँ पे नॉर्म्स नहीं रखी उन्होंने। यस, मोर देन 5% ऑफ एचजीडीपी। ये तो हो गया 4 वाक की, जैसे मैं कहा 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। कर्जा लो और घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। दूसरा, ये जब भी करते हैं, मैं कंपेयर करते हैं 2005 से आज तक, ग्रोथ ऑफ नॉर्मल जीएसडीपी
2005 से 14 तक हुआ 17.6% और 14-15 से 26-27 तक हुआ 10.6%। जीएसडीपी ग्रोथ कम है। फिर ग्रोथ ऑफ स्टेट डेट 2005 से 2014 तक हुआ 13.1% और 14 से 26 तक हो गया 18.1। कहाँ ले जाएंगे स्टेट को। फिर डेट रेशो गिनी जाती है। रेशो डेट ऑफ जीएसडीपी 2005-06 में था 24, जब हमने संभाली उससे पहले था 24%, 24.1। लेकिन 14-15 में ये हमने घटा के कर दिया था 14.6% और 26-27 में ये हो गया है 25.78। ये आपके सामने नीति आयोग ने जो इसका फिस्कल इंडेक्स है उसमें हमारा स्थान जो है 14वां नंबर है। 14वां नंबर है, केवल हमारे से 4 स्टेट और पीछे हैं। तो फाइनेंशियली हम उसमें कहाँ खड़े हैं आज आप देख रहे हैं कुछ हैं? और ये तो आप देख ही रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बीमा कंपनी कमा रही है 2086 इनकी रिपोर्ट है। आप इस प्रकार से कोई भी आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ आज हम कहाँ खड़े हैं, ये इंडेक्स कहाँ खड़े हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार स्कूली शिक्षा को लेकर उच्चतर शिक्षा का बंटाधार कर दिया। ये एक हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है NIRF। उसमें हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप के 100 में नहीं है, जबकि पहले हमारे टाइम में कई टॉप के 100 में थी। कुरुक्षेत्र भी थी, MDU भी थी, अब कोई भी नहीं है। और केंद्र सरकार द्वारा सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के अनुसार 33 पॉइंट के साथ हरियाणा अब सबसे असुरक्षित प्रदेश है पूरे देश में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग 8वें स्थान से खिसक कर 14वें स्थान पर पहुंच गई। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। हरियाणा 18 बड़े राज्यों में हरियाणा की पुलिस 14वें नंबर पर है। 14वें पर 18 है ना बड़ी स्टेट। हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा देश में 16वें नंबर पर। और आपका स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर हरियाणा 11वें स्थान पर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। मैं कहीं भी ये नहीं है। और नीति आयोग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 23-24 के अनुसार देश में 14वें नंबर पर है। पर कहाँ तो पहले नंबर पे था, कहाँ गया। और फिजिकल नंबर बता ही दिया मैंने उसका हेल्थ इंडेक्स का। तो और आपका NCR रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार के 187% मामले बढ़े हैं। हरियाणा भ्रष्टाचार में 6 नंबर पर पहुंच गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसान पर कर्ज के मामले में हरियाणा देश में 4थे स्थान पर है। औसतन हर परिवार पर 1,82,922 का कर्ज है। नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है एक EPI, उसके अनुसार हरियाणा की रैंकिंग 10वें स्थान पहुंच गया है, जबकि 21 में ये 5वें स्थान पर था। इसी प्रकार से हरियाणा लगातार उद्योग पलायन कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 से अब तक हरियाणा में 1446 फैक्ट्री या तो बंद हो गई हैं या पलायन कर गई हैं। पिछले 5 साल में हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र में 12.2% गिरावट आई है। इस प्रकार से है रैंकिंग, मतलब कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा तो कि भाई हमारी रैंकिंग कहाँ है, कहाँ पर खड़े हैं। निष्कर्ष ये है, जिनको रहनुमा चुना था उजाले की खातिर, वो ही अंधेरों में सौदा कर बैठे।
तो नंबर 1 स्टेट छोड़ी थी 14 में, आज कहाँ खड़े हैं। बाकी और कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं, कोई और तो इधर बड़ा लंबा चौड़ा वो है, वहाँ तो हम उस दिन बाईकाट करके जी विधानसभा में मैं बोलता सारे देता, उस दिन हालात तो ये चाहते ही नहीं थे हमारे को वहाँ बैठना, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बाहर जाना पड़ा हमारे को। वन बाई वन मैं हर को जवाब दूंगा, केवल मेरी रिक्वेस्ट है एक बारी एक आदमी को सब। हाँ पहले तू पूछ ले भाई। हाँ नहीं तो तेरी तेज जोर भाई पहनी है आवाज। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा है नहीं, आपको गलत है। उन्हें ये नहीं कहा चारों को नोटिस दिया है, और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम करते हैं, करेंगे। हैं हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई हैं। है? कौन? मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। हाँ तो उनको आज भी दे रहा हूं, उनको कल क्यों दिए? उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है, हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट। बताया तो अरोड़ा साहब ने अभी अरोड़ा साहब ने आपको बताया था, हमारी 32 के 32 वैलिड वोट है। देखो मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना कोई वोट कांग्रेस को दी है या खिलाफ दी है, बस वो पार्टी को रिपोर्ट की हुई। वो कुछ भी कहें तो मैंने बता दिया आपको, ये जो जिसकी जो जिम्मेवारी है वो काम करता है, तो पार्टी ने फैसला किया है। नौ कैसे कह रहे हो आप? तो वाई यू से 9? ये आप लोगों ने तो खबर फैलाई हुई है, ये झूठी खबरें फैला रहे हो आप। हाँ इनवैलिड जबरदस्ती की है, और 5 की तो हम मान रहे हैं क्रॉस वोटिंग की है, और उसी वजह से तो गवर्नर को मिले हम। जो हालात इन्होंने किए, जो गरिमा महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी, हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी, इन लोगों की केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना सीट के लिए, वो भी नहीं हमने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिसेंसी भी कहीं होती है। वाई गो फॉर हॉर्स ट्रेडिंग? ये जब नॉमिनेशन किया था मैंने आपको कहा था भाई नियत क्या है उनकी, और वो साबित कर दिया। ये हाई कमांड फैसला करेगा, बता दिया धर्मपाल मलिक के भी स्टेट में पूरी तसल्ली करके अभी तो नोटिस दिए हैं उनको, उनका जवाब आएंगे, एक्शन लेगी पार्टी जो। वो उनसे पूछो, आप बीजेपी वालों से पूछो क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो दिया नहीं किसी को, मेरे टाइम पे तो 31 एमएलए थे अपोजिशन के, उनको 1 सीट दे दी जो उनका हक बनता था। रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर के आपने जो है, हाँ रिटर्निंग ऑफिसर के जरूर है, उसने बिल्कुल अनफेयर रहा, पार्टीशन उसका बिहेवियर रहा, और हमारी वोटें जबरदस्ती। कहा था बत्रा साहब ने, हम इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमाल करा, ये इलेक्शन एजेंट थे हमारे कैंडिडेट के, एमपी साहब के इलेक्शन एजेंट थे। इलेक्शन एजेंट ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे उसके खिलाफ, और व्हाट एल्स यू वांट। व्यक्तिगत बात नहीं, उन्होंने कहा मैं इसको करूंगा। एक करके, हाँ बत्रा साहब बाद में पूछना, पहले मेरे क्या
हाँ वो किस वजह से रद्द की गई जो फिर आरओ ने किया, क्या कारण टेक्निकल पॉइंट ऐसे है कि दोज वर वोट वर कंप्लीटली, बोलो महाराज। वो वोट 100% वैलिड थे। इससे ज्यादा क्या बोलो किस बात के लिए? किसी की 100% वैलिड थे। वो कहते हैं ना इलेक्शन पिटीशन करे, इलेक्शन पिटीशन हमारे 32 वोट ना आए तो आप बात करना। क्या रद्द किया, रिटर्निंग अफसर ने क्या कह के रद्द किया, उसका कोई मुझे पितूल लग रहा था। वो जब उसे रिजेक्ट किए थे ना, इतने परेशान में था, कुर्सी से गिर गया था। उठाया हमने, दवाई दी उसको, पानी पिलाया। और क्या, एकदम तनाव गिर गया। ये कह रहे हैं पितूल रखी थी, आपने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पितूल कर दी। ऐसे है कि इनऑक्वस होता है, इनऑक्वस, फिर कहीं अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं। इनऑक्वस कोई इन्वॉल्वेंटली वैसे भी बैलेट पेपर छपने में, कोई और चीज में कोई है जिसमें वोटर कनेक्ट ना होता हो, वो वोट इनवैलिड नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब समझो। अगर मेरी बात सुनो, एक बार नहीं 6 बार आरओ ने और साथ में उनके एक और अफसर बैठे थे, उन दोनों ने मंत्रणा करके, मंत्रणा करके उस वो को वैलिड माना गया और फिर इनवैलिड माना गया। इस पे आप अंदाजा लगाओ कि क्या दबाव था उनके ऊपर और किस प्रकार के दबाव थे और किस प्रकार के लोग लगाए हुए थे उसके अंदर, जो खुद कई घोटालों में शामिल है। हो गया, ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, बता दिया आपको। और बोलो सवाल। सबका दूंगा एक एक करके, वो फिर है। एक मिनट यार, मैं यार दे तो रिप्लाई। हाँ बोलो। देखिए वो तो कोई होगा, लेकिन कोई मतलब जो इलेक्शन एजेंट से पूछा है ना, काउंटिंग एजेंट पूछे हैं, किसी का नहीं पता है।